Dunyadari is brought to you by Infinix Hot 10 Play. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप इंटरनेशनल खबरों का ललन टॉप का डेली बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। आज दुनियादारी में बात होगी दुनिया भर के देशों में कोरोना के हालात की। कहीं पर हालत बेकाबू है तो कहीं सरकार पर तानाशाही बरतने का आरोप है। किसी जगह वैक्सीन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है तो कहीं बड़े आयोजन को टालने की बात। एक एक कर सब विस्तार से जानते हैं। पहली खबर जापान से है। यहाँ 23 जुलाई से ओलंपिक गेम्स का आयोजन होना है। पिछले साल कोरोना की वजह से इसे टालना पड़ा था। उम्मीद थी कि इस साल हालात सुधर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब ओलंपिक गेम्स के शुरू होने में 100 दिनों से भी कम का वक्त बचा है, जापान में कोरोना संक्रमण ने फिर से सर उठा लिया है। 21 अप्रैल को एक दिन में लगभग 5000 मामले सामने आए और ये 3 महीने में पहली बार हुआ। सबसे ज्यादा प्रभावित ओसाका है। बुधवार 21 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के यहाँ 1242 मामले दर्ज किए गए। अप्रैल की शुरुआत से ही जापान कोरोना की चौथी लहर का सामना कर रहा है। 5 अप्रैल को ओसाका, ह्योग्यो और मियागी में इमरजेंसी की कुछ धाराएं भी लगाई गई। आसान भाषा में कहें तो अर्ध आपातकाल वाली स्थिति। और इसमें प्रावधान क्या थे? जिन इलाकों में आबादी ज्यादा है वहां रेस्तरां और बार को रात 8 बजे तक बंद करना, ऐसे आयोजनों पर पूरी तरह रोक जिसमें 5000 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने की संभावना हो। इसके अलावा सरकार ने लोगों से कम जरूरी यात्राएं करने से बचने की भी अपील की। इन पाबंदियों के बावजूद संक्रमण का ग्राफ ऊपर जाता रहा। नए मरीजों की संख्या बढ़ती गई। हाल इतना खराब कि एक हफ्ते बाद ही राजधानी टोक्यो, क्योटो और ओकिनावा में भी ऐसी ही पाबंदियां लगानी पड़ी, पर कोई खास असर नहीं पड़ा। फिर 20 अप्रैल को ओसाका के गवर्नर ने पूर्ण आपातकाल की गुजारिश की। एक दिन बाद टोक्यो और क्योटो से भी ऐसी ही मांग की गई। अगले दिन प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने अपनी कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और इसमें तमाम आशंकाओं और संभावनाओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने पत्रकारों से बात की और कहा कि जिन प्रांतों में कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है वहां सख्त प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इस हफ्ते पूरा प्लान जारी कर दिया जाएगा। क्या है जापान की सरकार का इरादा? किस तरह की पाबंदियों की बात हो रही है? मीडिया रपटों के मुताबिक रेस्टोरेंट और बार को वीकेंड पर बंद करने के लिए कहा जाएगा। साथ ही बार में अल्कोहल परोसने पर भी रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा पार्क और डिपार्टमेंटल स्टोर को भी अस्थायी तौर पर बंद करने पर विचार किया जा रहा है। हालात फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन जल्द कड़े कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति खराब हो सकती है। ओसाका में हेल्थ सिस्टम ढहने की कगार पर है। मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है कि चौथी लहर में 80% से ज्यादा मामले नए वेरिएंट के हैं। संक्रमण फैलने की रफ्तार बहुत ज्यादा है। बढ़ते ग्राफ को काबू करने के लिए कम से कम 3 हफ्ते की इमरजेंसी की जरूरत है। जापान में हर साल अप्रैल के अंतिम और मई के शुरुआती हफ्ते में गोल्डन वीक का आयोजन होता है। इस साल ये आयोजन 1 से 5 मई के बीच होना है। इस दौरान लोग छुट्टी के मूड में होते हैं। सिनेमा, बाहर खाना और ट्रैवल पीक पर। सरकार को डर है कि अगर लोगों को बाहर निकलने की छूट दी गई तो संक्रमण की सुनामी आ सकती है। इसलिए इमरजेंसी के पक्ष में वकालत हो रही है। और जहां तक ओलंपिक गेम्स की बात है, अभी इसके आयोजन पर खतरा है। सरकार हालांकि कह रही है कि ये गेम होकर रहेंगे, लेकिन जिस रफ्तार से संक्रमण बढ़ रहा है उससे कोई भी अनुमान कभी भी ध्वस्त हो सकता है। विदेशी दर्शकों को पहले ही बैन किया जा चुका है। अब स्थानीय दर्शकों की संख्या पर फैसला लिया जाना है। जापान की ओलंपिक कमेटी का कहना है कि एथलीट्स का रोजाना कोविड टेस्ट किया जाएगा और संक्रमण पाए जाने पर फौरन आइसोलेट कर इलाज शुरू कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुखिया थॉमस बाख ने भी कहा है कि इमरजेंसी के ऐलान से गेम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हुई संक्रमण की भयावहता की बात। जापान ने मार्च 2021 में हर एक प्रांत से इमरजेंसी हटाई थी। वहां फिर से बिजनेस खोले जा रहे थे, तो अचानक हालात इतने खराब कैसे हुए? कई वजहें बताई जा रही हैं। जानकारों के मुताबिक सबसे बड़ा कारण है कैजुअल अप्रोच। पाबंदी हटने के बाद लोग लापरवाह हुए। सरकार ने लोगों को जागरूक नहीं किया, आने वाले खतरे के लिए तैयारी नहीं की। जब पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट्स तबाही मचा रहे थे, जापान अनजान बना था। दूसरी बड़ी वजह है वैक्सीन की कमी। जापान में फरवरी 2021 में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ। अब तक सिर्फ 1% लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकी है। इजराइल और ब्रिटेन ने
जब अनलॉकिंग का प्रोसेस शुरू किया तब तक वो आधी से अधिक आबादी को वैक्सीन लगा चुके थे। जापान इस मामले में बहुत पीछे है। उसकी निर्भरता फाइजर, एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना की वैक्सीन पर है। जापान को अपनी फार्मा इंडस्ट्री से उम्मीद थी, लेकिन वो खुद वैक्सीन डेवलप करने में सफल नहीं हो पाए और इसके चलते भी उनका प्रोसेस वैक्सीनेशन का धीमा चल रहा है। और यही सब आशंकाएं ओलंपिक गेम्स की मेजबानी पर भी भारी पड़ रही हैं। 23 जुलाई तक आधी आबादी को वैक्सीन लगा पाना लगभग नामुमकिन है। इस वजह से हर्ड इम्यूनिटी में भी देरी होगी। जापान सरकार किस तरह बढ़ते संक्रमण को काबू करती है, इसी से ओलंपिक गेम के आयोजन का भविष्य तय होगा। अब जापान से एशिया से यूरोप चलते हैं, जर्मनी। यहाँ 21 अप्रैल को कोरोना संक्रमण के करीब 25,000 मामले दर्ज किए गए। उसी दिन संसद के बाहर 8,000 से अधिक लोगों ने प्रदर्शन भी किया। इन प्रदर्शनकारियों ने नए लॉकडाउन बिल के खिलाफ मार्च निकाला। इस दौरान ज्यादातर लोगों ने ना तो मास्क पहना, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। साथ में पुलिस के साथ मारपीट भी की और पुलिस को पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करना पड़ा। 150 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों का विरोध किस बात पर था? सरकार द्वारा लाए गए लॉकडाउन बिल पर। इसके तहत केंद्र सरकार जब चाहे जहां चाहे लॉकडाउन लगा सकती है। इससे पहले ये अधिकार राज्यों के पास था। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि ये बिल राइट टू फ्रीडम, संघवाद और कॉमन सेंस के खिलाफ है। कुछ विपक्षी सांसदों ने बहस के दौरान भी यही बात दोहराई और कुछ ने कहा इस बिल में पर्याप्त सख्ती नहीं बरती गई। नए बिल में क्या प्रावधान है? संक्रमण की दर के हिसाब से पाबंदियों की बात। किसी इलाके में एक हफ्ते में प्रति 1 लाख व्यक्ति पर 100 से ज्यादा संक्रमण आते हैं तो नाइट कर्फ्यू, कम जरूरी सामानों की दुकानें और स्पोर्ट्स फैसिलिटी पर बैन। और अगर ये दर 165 के पार पहुंचती है तो फिर स्कूल भी ऑनलाइन मोड में। निचले सदन ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। 22 अप्रैल को यानी आज के दिन ऊपरी सदन में इस बिल पर चर्चा हो रही है। ऊपरी सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व है। अगर वहां से भी बिल पास हो गया तो कानून बन जाएगा और जून 2021 तक अस्तित्व में रहेगा। जर्मनी फिलहाल कोरोना की तीसरी लहर से जूझ रहा है। फिलहाल यहाँ 5,000 से ज्यादा मरीज क्रिटिकल हालत में हैं। अगर ये हाल नहीं सुधरा तो हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर सकता है और इसी वजह से सरकार संक्रमण की चेन तोड़ने का प्लान बना रही है। अब तीसरे महाद्वीप चलते हैं, साउथ अमेरिका। हर तरफ यहाँ भी कोरोना वैक्सीन को लेकर मारामारी है। अमीर देशों ने जरूरत से कई गुना ज्यादा वैक्सीन जमा कर ली है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों में यही हाल है। इन्होंने वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई भी रोक रखी है और इसका खामियाजा कम संसाधन वाले देशों पर पड़ रहा है। कोरोना की सुनामी से लड़ रहे इन देशों में वैक्सीन की कालाबाजारी भी शुरू हो गई है। खबर है कि मैक्सिको, ब्राजील और अर्जेंटीना में सोशल मीडिया के जरिए वैक्सीन ऑफर की जा रही है। अवैध मार्केट का एक बड़ा चेन तैयार हो गया है। पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर जरबास बारबोसा के मुताबिक ब्लैक मार्केट में मिल रही वैक्सीन या तो फर्जी हैं या उन्हें किसी अस्पताल से चुराया गया है। काला बाजार करने वालों के पास इन वैक्सीन को स्टोर करने का सिस्टम नहीं, इसलिए वो खराब हो चुकी वैक्सीन को भी ऊंचे दाम पर बेच रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट भी यही बताती है। इसके मुताबिक मैक्सिको के क्लिनिक में 80 लोगों को कोरोना की फर्जी वैक्सीन लगाई गई। हर एक डोज के लिए लगभग 70,000 रुपए वसूले गए थे। ऐसा ही फर्जीवाड़ा पोलैंड में भी सामने आया, लेकिन वहां पुलिस सतर्क थी, इसलिए फेक वैक्सीन को जब्त कर लिया गया। इस फर्जीवाड़े के पनपने की वजह साफ है। करीब देशों में हालात खराब हो चुके हैं। ब्राजील में रोजाना लगभग 4,000 लोग मर रहे हैं और ध्यान रखिए कि ये सरकारी आंकड़ा है। कमोबेश यही हाल मैक्सिको और अर्जेंटीना का भी है। हेल्थ सिस्टम दम तोड़ चुका है। सरकार से लोगों को उम्मीद नहीं, एकमात्र उम्मीद वैक्सीन से, लेकिन सरकार के पास ना तो संसाधन, ना उनको जुटाने के तौर तरीके, और इसलिए लोग शॉर्टकट तलाश रहे हैं और कई गिद्ध आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। ये था आज का बड़ी खबर। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी इंडोनेशिया से है। यहाँ 21 अप्रैल को एक सबमरीन का कॉन्टैक्ट टूट गया, जिसके बाद इसका कोई पता नहीं चल रहा। इसमें 53 लोग सवार थे। हादसा बाली की सीमा के पास ड्रिल के दौरान हुआ। संपर्क टूटने के बाद इंडोनेशिया की सरकार ने 6 वॉरशिप और 400 खोजियों का दल रवाना किया। सरकार ने सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से मदद मांगी। जहां पर सबमरीन को गोता लगाना था, वहां पर तेल बिखरा हुआ पाया गया। आशंका है कि इस पनडुब्बी का फ्यूल टैंक फट गया होगा। इंडोनेशिया के पास फिलहाल 5 पनडुब्बी हैं। देश के इतिहास में सबमरीन के लापता होने का ये पहला मामला है। भारत की नौसेना ने भी इंडोनेशिया को मदद की पेशकश की है। दूसरी सुर्खी पाकिस्तान से है। यहाँ के क्वेटा शहर के सेरेना होटल की कार पार्किंग में बम धमाका हुआ। 5 लोग मर गए, 12 घायल, कुछ की हालत गंभीर। मरने वालों में एक पुलिस वाला भी। सेरेना होटल क्वेटा का इकलौता 4 स्टार होटल है। पाकिस्तान में चीन के राजदूत नोंग रोंग इसी होटल में ठहरे थे। हालांकि हमले के वक्त वो होटल में मौजूद नहीं थे।
स्पेशल फोर्सेज ने होटल को घेरे में लिया है। शुरुआती जांच में पता चला कि बम कार के अंदर था। आगे की जांच जारी है। आज की तीसरी सुर्खी इजराइल से। इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर प्लांट पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला हुआ। इजराइल की सेना ने कहा कि ये मिसाइल उनकी एक एयरक्राफ्ट पर दागी गई, लेकिन वो निशाना चूक गए और न्यूक्लियर साइट के पास इसमें धमाका हो गया। इस हमले में परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। किसी के हताहत होने की भी खबर नहीं। रपटों के मुताबिक धमाका इतना शक्तिशाली था कि इसकी आवाज़ 150 किलोमीटर दूर यरूशलेम में भी सुनाई दी। इस हमले के जवाब में इजराइल की सेना ने सीरिया की कई मिसाइल बैटरीज को तबाह कर दिया है। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, ये उम्मीद है। अपना ख्याल रखिए और कोविड के टाइम में खूब सुरक्षित रखिए। और दुनिया भर में जो ललन टॉप के दोस्त फैले हुए हैं, यदि उनमें से कोई अपनी एक्सपर्टीज़ का इस्तेमाल इस वक्त देश के लोगों को जागरूक करने के लिए करना चाहता है ललन टॉप के मंच के ज़रिए, तो प्लीज़ रीच आउट टू अस। हमारा पता है covidcare@lallantop.com।